A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty Mohit Mittal, and the chapter which we are currently studying is your geometrical optics. और इसमें आज हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे आपका रिफ्रैक्शन टॉपिक का। तो अभी तक हमने रिफ्लेक्शन टॉपिक पढ़ लिया है पूरा, अब हम रिफ्रैक्शन पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज अ टॉपिक। तो रिफ्रैक्शन होता क्या है पहले हम वो जान लेते हैं। बचपन में पढ़ा था हमने, रिफ्रैक्शन क्या होता है, अगर तुम्हारी लाइट रे अपना मीडियम चेंज कर ले, अगर तुम्हारी लाइट रे अपना मीडियम चेंज कर ले तो उस पूरे प्रोसेस को, उस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं बच्चा, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक मीडियम 1 है, यहाँ पर एक मीडियम 2 है। यू हैव टू मीडियम, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। अगर इंसिडेंट रे तुम्हारी यहाँ पर दूसरे मीडियम में चली जाएगी तो हम क्या बोलेंगे इसको बेटा, इसको बोला जाएगा रिफ्रैक्शन। तो क्या बोला जाएगा इसको, रिफ्रैक्शन बोला जाएगा। तो बॉस बेसिकली व्हेन द लाइट चेंजेस इट्स मीडियम, some changes occurs in properties, the phenomenon, this phenomenon is known as refraction। ये phenomenon को क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो क्या इसकी वेलोसिटी v है, फ्रीक्वेंसी f है और वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा है। तो रिफ्रैक्शन पर आप जरा मुझे बताओ बेटा, क्या वेलोसिटी सेम रहेगी या डिफरेंट हो जाएगी? क्या बच्चा वेलोसिटी सेम या डिफरेंट? यस बच्चों, ये हमने आपको बेसिक्स जब मैंने शुरुआत की तब मैंने आपको बताया था। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, डिफरेंट हो जाएगी। आपका फ्रीक्वेंसी तो रहेगी सेम, बट लैम्डा भी क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। तो v और तुम्हारी लैम्डा दोनों चेंज हो जाएगी, बट फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स की होती है और सोर्स तो तुम्हारा लाइट का फिक्स है। ठीक है ना बच्चों। तो बेसिकली क्या बोला गया तुम्हारा कि जब भी तुम्हारा मीडियम चेंज कर जाएगा तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है, बट वेलोसिटी और लैम्डा तुम्हारा चेंज कर जाता है। और तुम्हारा अगर मीडियम चेंज हो गया, अगर मीडियम चेंज हो गया तो हमने क्या बोला, रिफ्रैक्शन बोला है। बस मीडियम चेंज होना इज द मेन कंडीशन फॉर रिफ्रैक्शन। अब क्या बोल रहा है, अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है किसी एंगल पर, लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है किसी एंगल पे, यू नो दैट दिस पॉइंट इज योर नॉर्मल, है ना। ये अपने को सबको पता है कि क्या तुम्हारा नॉर्मल है। ये ग्रीन वाली लाइन क्या बनाया, मैंने नॉर्मल बनाया। और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मैं बात करूं तो वो इंसिडेंट रे और आई एन के बीच का एंगल है, ये आई एंगल। अगर तुम्हारा आई का वैल्यू 0 से 90 के बीच में है बेटा, ठीक है ना, तो तुम्हारा जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो तुम्हारी क्या होगी बेटा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, चेंज हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, मीडियम तुम्हारा यहाँ पर चेंज हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, मीडियम यहाँ पर चेंज हो रहा है। सेकंड पॉइंट है, सिंपल से आपको बता ही रखा मैंने। ठीक है ना, स्पीड चेंज हो गया। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि आपकी जो इंसिडेंट रे है, मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बेटा, ये बेंड हो गया। यहाँ पर ये इंसिडेंट रे क्या हो गया बेटा, आपकी बेंड हो गई। देखो इफ यू सी वेरी वेरी केयरफुली, तो आपकी जो इंसिडेंट रे यहाँ पर क्या हो गया बेटा, टुवर्ड्स नॉर्मल चली गई, टुवर्ड्स नॉर्मल चली गई, राइट बच्चे। तो यहाँ पर बेंडिंग हो गई, तो हमने बोला रिफ्लेक्शन। अब बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि सर अगर ये बेंडिंग ना हो तो क्या रिफ्लेक्शन कहलाएगा, नहीं कहलाएगा? जरा सोचो, अगर मैं ऐसे बात करूं, इंसिडेंट रे ऐसे कुछ आई, तो क्या वो सीधे सीधे चली जाएगी, चली जाएगी बेटा? इंसिडेंट रे आई और वो रिफ्लेक्टेड रे आपकी ऐसे चली गई, तो क्या बच्चों यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है? यस, यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है आपका, अगर इंसिडेंट लाइट नॉर्मली है तो वो सेकंड मीडियम में विदाउट बेंडिंग चले जाएगा, विदाउट बेंडिंग चले जाएगा। और इसको भी हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसको भी हम क्या बोलते हैं बच्चा, रिफ्रैक्शन तो आपका बोलते ही हैं। ठीक है ना। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आपको जो याद रखने हैं। अभी तक मुझे लगता नहीं है इसमें कोई भी आपको डाउट होगा, सब छोटा आपने बचपन में चीजें पढ़ रखी है, राइट गाइस। थर्ड पॉइंट में आते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बेसिकली, इसको कभी कभी म्यू से शो किया जाता है, हम लोग कभी कभी एन से भी लिख देंगे, तो घबराना नहीं है, म्यू लिख दो, एन लिख दो, कोई भी इशू नहीं है। होता क्या है, बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चा, वो क्या होता है आपका, रेशियो है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, सॉरी इन अ वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बच्चों। ठीक है ना। तो इट्स अ रेशियो ऑफ योर स्पीड्स। ठीक है बच्चे, इसको ऐसे डिफाइन किया गया है आपका। ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, आप मुझे सोच के बताओ, क्या वैक्यूम में लाइट की स्पीड मैक्सिमम होगी? क्या वैक्यूम में लाइट की स्पीड मैक्सिमम होगी बेटा?
बिल्कुल। तो बेसिकली एन की वैल्यू और मीडियम में कम हो जाएगी तो एन की वैल्यू 1 से ज्यादा 1 से छोटी, एन की वैल्यू क्या होगी बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, किसी मीडियम है ना, तो एन की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी तुम्हारी, ये चीज याद रखेंगे आप। ठीक है बेटा, ओके। नाउ यू कैन सी फ्रॉम हियर दैट एन इक्वल टू कितना आ रहा है मेरा, अभी पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है तुमको, ये पॉइंट तुमको पीपीटी में मिल जाएगा, अब परेशान मत होना, है ना। एन इक्वल्स टू कितना है बेटा, सी बाई वी है, मतलब क्या एन प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी हो गया बेटा, क्या एन प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी हो गया नहीं हो गया बेटा, बिल्कुल सर। अगर मैं बात करूं कि एन की वैल्यू अगर बढ़ाई जाएगी तो बताओ मीडियम में जो वेलोसिटी होगी लाइट की वो क्या हो जाएगी, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा किसी मीडियम का तो तुम्हारा v का वैल्यू कम हो जाएगा बेटा, v का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा आपका, कम हो जाएगा। बिल्कुल सही अर्शी, सही आंसर दिया आप सबने कि n की वैल्यू कम बढ़ाने पर v की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर n की वैल्यू कम कर दी तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, v की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, v की वैल्यू विल इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ v विल इंक्रीज बच्चों, है ना। v की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा आपका, इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है गाइस, ओके। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। रौद्र आपको ना ये वाले जो नोट्स है ना, दिस पर्टिकुलर जो यहाँ पर आपको मिलेगा, इसके लिए आप स्पेस छोड़ दो चाहो तो कॉपी में, ये सारे आपको पीपीटी में मिल जाएंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, आपको गूगल का ड्राइव का लिंक दिया गया होगा, उसमें सारे आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, यू विल गेट ऑल द नोट्स ओवर देयर। बाकी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अभी, क्योंकि देखो ये छोटी छोटी बेसिक थ्योरी है, ये सबको आती है, तो इसको हम इसमें टाइम भी लगाएंगे कि एक एक चीज लिखेंगे पूरा, है ना, पूरा लेक्चर वेस्ट नहीं करेंगे। हमको अच्छे सवालों की तरफ जाना है, जो हमसे हमें नई चीजें सीखनी है। ठीक है, नई चीजें सीखेंगे, ये सब तो सबको आती है वैसे भी, है ना, क्लास 10th में पढ़ा था आप लोगों ने, ये सुनो 10th में कुछ चीजें ऐसी पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी आपने, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल उसी का कोई रिवीजन हो रहा है एक तरह से। चलो ओके गाइस, ओके। नाउ लेट्स सी, मान लो तुम्हारे पास एक मीडियम वन है ये, और ये तुम्हारा बच्चा मीडियम 2 है, दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2। अब जरा देख, ये बेटा तेरा रेयर मीडियम है, और ये बेटा तेरा कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। मुझे पहले तो आप ये बताओ, क्या ये बेटा रे कौन सी रे होगी, ये रे कौन सी रे है, क्या ये नॉर्मल रे होगी, बोलो बेटा क्या ये नॉर्मल होगी नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं अब बोलूं मेरी इंसिडेंट रे आ रही है कुछ ऐसे, दिस इज माई इंसिडेंट रे, दिस इज माई इंसिडेंट रे, आप बताओ जरा, क्या मैं रेयर से डेंसर जाऊंगा तो ये रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। हाँ जी बच्चों, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, कहां जाएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगी। कहां जाएगी बेटा, बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल, तो इट विल गो टूवर्ड्स नॉर्मल, तो बेंड हो गई तुम्हारी इंसिडेंट रे टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है बच्चा, बहुत ही सही। अच्छा, ये मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, किसी को दिक्कत है तो पूछ ले। अगर डेंसर से रेयर जाएंगे तो क्या होगा, if we are moving from denser to rarer then what will happen, then the ray will bend away from normal, तो क्या हो जाएगा ये आपका away from normal हो जाएगा। ठीक है ना, it will bend away from normal, तो bend refracted ray towards normal चली गई यहाँ पर, it is towards normal, और यहाँ पर ये बेटा away from normal, ठीक ना, it bend towards away from normal बेटा। चलो अच्छा, छोटी छोटी चीजें, हाँ जी रुद्रा, बिल्कुल रुद्रा, अभी आपको सब चीजें सिखाई जाएंगी, एक मिनट रुक जाइए, कितना बेंड होगा कितना नहीं, सब चीजें सिखाऊंगा, उसमें परेशान मत हो बेटा। ठीक है ना, अभी बस थोड़ा सा थ्योरी चल रही है, बेसिक बेसिक, फिर चीजें सर नहीं, कितना एंगल बेंड होगा कितना नहीं होगा सब सिखाऊंगा। ठीक है ना, यहाँ पर मुझे बताओ ये कौन सा रे होता है, ये कौन सा एंगल होगा, इंसिडेंट एंगल होगा, दिस विल बी माई इंसिडेंट एंगल, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा मेरा बेटा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल क्या हो गया आपका, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, तो ये कौन सा एंगल हो गया आपका, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तुम्हारा हो गया है बेटा। ठीक है ना, ओके। अब तुमको एक चीज पता है बेटा, यहाँ पर छोटी सी चीजें आपको हम बात करने जा रहे हैं बेटा, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है एन का बेटा, एन क्या होता है बेसिकली तुम्हारा सी बाई बी के बराबर होता है, क्या होता है, सी बाई बी के बराबर, वैल्यू ऑफ एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, सी बाई बी के बराबर है, तो बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, एन इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वी लिख सकते हैं, राइट गाइस।
एन इज प्रोपोर्शनल टू 1/v हम लिख सकते हैं। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं N1/N2 इक्वल टू V2/V1? क्या बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं N1/N2 इक्वल्स टू योर V2/V1 बच्चा? इसमें कोई दिक्कत किसी को? बेटा किसी को भी इस पॉइंट में तो दिक्कत नहीं है ना? ओके सर, ओके। अच्छा, आप जरा ये सोच के बताओ, क्या बच्चों v इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता नहीं होता? क्या v इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं, तुम्हारे पास अगर एक इंसिडेंट रे आ रही है, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, मीडियम मतलब मीडियम अगर चेंज होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी जिस पैटर्न में चेंज होगी, क्या उसी फॉर्मेट में तुम्हारा लैम्डा भी चेंज होगा? क्योंकि v इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं λ2/λ1? क्या बेटा मैं इसको N1/N2 इक्वल्स टू V2/V1 इक्वल्स टू तुम्हारा λ2/λ1 लिख सकता हूँ? N1/N2 इक्वल्स टू V2/V1 इक्वल्स टू λ2/λ1। यस और नो बेटा? बिल्कुल हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना? और ये हमारे लिए हो गया नोट पॉइंट, एंड दिस इज अ नोट पॉइंट फॉर अस। लिख लो बच्चा इसको, ये हमारे पे क्या हो गया, छोटा सा एक नोट पॉइंट हो गया है, ठीक है? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछो बेटा। देखो N1/N2 गोस टू V2/V1 हमने लिखा यहाँ से, और V गोस टू एफ लैम्डा होता है, तो हम लिख सकते हैं V को प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो λ2/λ1 हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है गाइस? चलो, तो बेसिकली अगर मैं ध्यान से देखूं, तो दिस इज माय इंसिडेंट रे, दिस इज माय नॉर्मल रे, एंड दिस इज माय रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे आपकी? रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है ना? अच्छा, अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। नाउ वी आर गोइंग रिफ्रैक्शन, सॉरी। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे हम फोकस करेंगे, ठीक है ना? तो नाउ वी विल फोकस ऑन योर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बेटा मैं अगली स्लाइड पे जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ? बेटा कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड और नॉट? यस फॉर श्योर। चलो बेटा देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या देखते हैं। पहली बात, ये हमारी इंसिडेंट रे है, दिस इज माय इंसिडेंट रे। यहाँ पर देखो ध्यान से इधर फिगर में, यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है, ये आपका नॉर्मल है, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है ना? तो सबसे पहला पॉइंट क्या आपका? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, और तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे इन एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, ठीक है ना? लाई इन द सेम प्लेन, लाई इन द सेम प्लेन। और इस प्लेन को नाम दिया जाएगा प्लेन ऑफ इंसिडेंस या फिर प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन। इस प्लेन को नाम दिया जाएगा प्लेन ऑफ इंसिडेंस या फिर प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बच्चों ये पॉइंट आपको ऐसा लग रहा है कि वहां पर रिफ्लेक्शन हुआ करता था और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ करता था, है ना? बिल्कुल, बस अब रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन आ गया यहाँ पर, है ना? LEC की जगह RAC आ गया, बिल्कुल, है ना भाई? चलो इसमें कोई इशू नहीं है, सिंपल सा पॉइंट है आपका, ठीक है ना? चलो अब नेक्स्ट क्या है बेटा, कि क्या बोला गया यहाँ पर? तुम्हारा स्नेल्स लॉ आया। कौन सा लॉ आया यहाँ पर? स्नेल्स लॉ आया। और स्नेल्स लॉ ने क्या बोला बेटा, कि आपका जो ये इंसिडेंट एंगल है और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, आपका जो इंसिडेंट एंगल है और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है बेटा, उन दोनों का साइन का रेशियो, दैट इज साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ आर का रेशियो, साइन आई बाय साइन आर तुम्हारा क्या होगा बेटा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा बेटा? कांस्टेंट होगा। और ये सीधा सीधा लॉ दिया गया, तो लॉ को हमें प्रूफ नहीं करना, हमें सीधे सीधा देखना है क्या होगा लॉ। लॉ बोलता है बेटा, ध्यान से सुनना तुम लोग, जिस मीडियम में एन है उसी मीडियम का आई, उसी मीडियम का एंगल, तो N1 साइन आई बराबर हो जाएगा बेटा, मीडियम 2 में चल जाओ तो N2 साइन आर। बेटा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का एंगल, उसी में एंगल देखना है तुम्हें, अब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो, ठीक है ना? तो n इंटू साइन आई तुम्हारा क्या होना चाहिए बेटा? कांस्टेंट होना चाहिए। तो बेसिकली n इंटू साइन आई भी तुम्हारा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना? n इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल या फिर रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तुम्हारा क्या होगा बच्चे? शायद से कांस्टेंट होगा। तो हमारा ये क्या हो गया? आपका स्नेल्स लॉ हो गया। इट इज माय स्नेल्स लॉ बेटा, ठीक है? ओके, तो स्नेल्स लॉ का एक नए फॉर्मेट में लिखा उन्होंने, साइन आई बाय साइन आर कितना हो जाएगा? N2/N1
साइन आई बाय साइन आर कितना हो गया बेटा, n2 बाय n1 के बराबर हो गया। तो n2 बाय n1 पिछले पेज में मैंने पढ़ाया है n1 बाय n2, तो क्या n2 बाय n1 आप लिख सकते हो? क्या ये v1 बाय v2 होगा, नहीं होगा बच्चा? n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, और ये v के लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो बेसिकली हमको अपना पूरा यहाँ पर इस पेज पे सारे नोट पॉइंट मिल गए कि स्नेल्स लॉ क्या होता है, और ये n2 बाय n1 यही जो हमने पहले पढ़ा था उसमें एक क्वांटिटी ऐड हो गई अब साइनसोइडल टर्म वाली, ठीक है ना, एक नई ऐड होगी साइनसोइड ऑफ एंगल्स वाली, बस और कुछ नहीं है, ठीक है गाइस। यहाँ पर कोई भी इशू है अभी तक? अब थोड़ा सा मैं आपको कन्वेंशन बता देता हूँ पढ़ने का तरीका, प्लीज इसको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। ये वाला पॉइंट जो होगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बच्चे करते हैं ना, बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करना सब आता है, बस ये समझ में नहीं आता वैल्यू गिवन क्या है, हमको हमको दे क्या रखा है, हमको करना क्या है, ठीक है ना। तो ये जरा आप यहाँ पर ध्यान से देखिए प्लीज सी ना, ये वाला पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, पॉइंट है आपके सामने n2 बाय n1 अगर आपको लिखा हुआ है, मतलब n2 बाद में 1 इधर है, तो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो n2 बाय n1 लिखा जाएगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। n2 बाय n1 मतलब 1n2 अगर आपको लिख दिया, n2 बाय n1 मतलब 1n2 अगर आपको लिख दिया, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम को लिखने का तरीका आपको क्या होता है, n2 बाय n1 इक्वल्स टू 1n2 करके, ठीक है बच्चा। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको दिक्कत दे सकते हैं एग्जाम्स में, तो ये एक कैसे आपको क्वेश्चन में गिवन है डेटा वो आपको बताया जा रहा है, ठीक है। कि मीडियम 2 कौन सा, मीडियम 1 कौन सा, आपको यहाँ से पता चलेगा कि वैल्यू किसकी हमको गिवन है। अभी हम सवाल करेंगे तब आपको सब चीजें मिलेंगी, अभी बेसिक थ्योरी चल रही है, फिर हम सवालों पे जाने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, एंड स्पीड ऑफ लाइट हमें कितनी है, 3×10⁸ लेनी है, ये तो इसमें मुझे लगता नहीं कोई भी दिक्कत होगी आपको, है ना। चलो अच्छा अच्छा, मैं मूव कर सकता हूँ ना बेटा, बोलो यस और नो, ठीक है बेटा। मैं आपको एक केस दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। ये हमारा मीडियम 1 है, तो यहाँ पर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 ले लिया, और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने n2 ले लिया है, ठीक है बेटा। और ये कौन सी रे बेटा, मेरी नॉर्मल रे, इट इज माय नॉर्मल रे, है ना, नॉर्मल रे। अगर हमने बोला कि हमारी कोई इंसिडेंट रे इज अलोंग नॉर्मल है, तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं क्या? क्या इज दिस नोन एज योर नॉर्मल इंसिडेंस? बिल्कुल सर, इट इज योर नॉर्मल इंसिडेंस होता है, बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे बताओ नॉर्मल इंसिडेंस में यहाँ पर एंगल आई कितना है बेटा? द वैल्यू ऑफ एंगल आई इज बेसिकली इक्वल टू हाउ मच, कितना है, 0 है। अगर मैं यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाऊं, अगर मैं यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, तो स्नेल्स लॉ से मुझे क्या मिलेगा बेटा, क्या n1 साइन ऑफ कितना ही एंगल 0 इक्वल्स टू n2 साइन r। क्या बच्चों तुम यहां से लिख सकोगे 0 साइन 0 0 होता है, क्या 0 इक्वल्स टू n2 साइन r? अब n2 तो 0 नहीं होगा, n2 तो तुम्हारा 0 नहीं हो सकता, तो क्या बेटा, क्या साइन r को ही तुम्हारे यहां से 0 होना पड़ेगा। तो ऐसे केस में r की वैल्यू कितनी बन गई, 0। मतलब कि ये जो रे होगी क्या बेटा डेविएट करेगी या सीधे सीधे चली जाएगी? विल दिस रे डेविएट फ्रॉम नॉर्मल अवे टुवर्ड्स, ऐसा कुछ होगा, या फिर सीधे चली जाएगी, सीधे सीधे स्ट्रेट चली जाएगी, ठीक है ना। तो नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ आर भी कितना होता है, 0 होता है, एंगल आई भी कितना होता है, 0 के बराबर ही होता है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारी इंसिडेंट रे है, और ये तुम्हारी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, इट इज और रिफ्रैक्टेड रे। ओके बच्चा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे लगता नहीं है इसमें कोई इशू होगा आपको, बोलो गाइस। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी पिछले स्लाइड्स में ही ऐसे आपको पॉइंट्स बताए थे जिसमें हमने देखा था एंगल ऑफ कुछ रेस n2 की वैल्यू बड़ी हो गई n1 से, या n1 की वैल्यू n2 से बड़ी हो गई। तो ये वाले केस की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर अगर मैं यहीं पर मैं समझाना चाहता हूँ तुमको, ये n1 है, ये आपका n2 है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या n1 की वैल्यू छोटी है n2 से? क्या यहाँ पर n1 की वैल्यू छोटी है n2 से, है ना बच्चा? n1 की वैल्यू स्मॉलर देन योर n2। ओके, तो यहाँ पर बेटा एंगल आर क्या हो गया, क्या एंगल आर तुम्हारा बड़ा हो गया,
इज द वैल्यू ऑफ एंगल आर, सॉरी छोटू, एंगल आर छोटू हो गया एज कंपेयर टू एंगल आई। यहाँ पर एंगल आर छोटा हो गया ना एंगल आई से, और इस वाले केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर n1 बड़ा है तुम्हारा n2 से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, तुम्हारा एंगल आर क्या हो गया, बड़ा हो गया एंगल आई से। अच्छा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो मुझे लगता नहीं है कि मुझे बताना भी चाहिए, ये आप वैसे भी समझ सकते हैं, राइट गाइस? हाँ जी, ठीक है ना। तो यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आप याद रखोगे। अगर रे तुम्हारी रेयर से डेंसर जा रही होगी तो तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से, और अगर डेंसर टू रेयर जा रही है तो आपकी अवे चली गई, मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंसिडेंस से बड़ा हो गया। बिल्कुल नॉर्मल चीजें हैं। चलो आगे चलते हैं इसमें, है ना, पॉइंट्स है छोटे छोटे। चलो अब बेसिकली हमें बात करनी है, यहाँ पर नया टॉपिक हम बात करने जा रहे हैं। दिस इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको याद है मैंने आपको एक वेक्टर फॉर्म लिखवाई थी तुम्हारे रिफ्लेक्शन के लिए। भाई रिफ्लेक्शन के लिए मैंने क्या लिखवाई थी, वेक्टर फॉर्म लिखवाई थी, याद है किसी को क्या होती थी? रिफ्लेक्शन में एक वेक्टर फॉर्म हमने पढ़ी थी, कौन बताएगा मेरे को, हैंड रेस करो। रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का रिलेशन हुआ करता था, कौन बताएगा, हैंड रेस करें। फॉर्मूला क्या होता था रिफ्लेक्शन में, आपने पढ़ा था वेक्टर फॉर्म एक। यस बच्चों, मैंने बोला था फॉर्मूला याद रखना, बोला भूल गए अभी से ही क्या बेटा? आर कैप, कोई बताना चाह रहा, नहीं बताना चाह रहा, जल्दी बोलो। हाँ हाँ दिया बोलो। सर आर कैप प्लस माइनस आई कैप इज इक्वल टू एन कैप। क्या 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 क्या? गलत है, सर हाँ ध्यान से सोच। हाँ जी सही लिखा है, गलत दिखा है गाइस? देखो फॉर्मूला तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। मुझे लग रहा है तुम लोगों को फॉर्मूलेस याद करने में दिक्कत तो नहीं हो रही है। मैंने आपको ये पॉइंट लिखवाया था और बोला था कि इसको प्लीज ध्यान से लिख लीजिएगा। स्फेरिकल, देखो यहाँ पर लिखवाया हुआ मैंने तुम्हें फॉर्मूला, सी यहाँ पर मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखवाया था, देखो यहाँ पर रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, बोला था वेक्टर तुम्हारा फॉर्म है एक, तो आर कैप इक्वल्स टू आई कैप माइनस ट्वाइस ऑफ आई कैप डॉट एन कैप इनटू एन कैप। तो दिस इज द फॉर्मूला जो आपको बोला गया था याद रखने के लिए बच्चा, है ना। तो प्लीज ऐसे फॉर्मुलेस भूले नहीं आप, ठीक है ना, इनको याद रखो बेटा। ओके चलो कोई बात नहीं, अब आगे देखते हैं इसमें। तो हमने ये रिलेशन पढ़ा था तुम्हारा रिफ्लेक्शन के लिए, तो दिस वाज फॉर योर रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन के लिए था। अब सिमिलरली रिफ्रैक्शन के लिए भी तुम्हारे पास क्या है, एक रिलेशन है, वेक्टर फॉर्म फॉर रिफ्रैक्शन। वो क्या है आपका, refractive index of 1 into your I cap cross n cap equals to your refractive index of medium 2 into r cap dot n cap into r cap dot n cap। r cap क्या बच्चा, डायरेक्शन ऑफ योर रिफ्रैक्टिव रे, आई कैप क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, एन कैप क्या है, डायरेक्शन ऑफ योर नॉर्मल रे। तो बेसिकली तुम्हें एक फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना, डायरेक्टली पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट कि तुम्हारा ये स्नेल्स लॉ जो होता है, रिफ्रैक्शन का स्नेल्स लॉ है, उसका वेक्टर फॉर्म, तो इट्स बेसिकली वेक्टर फॉर्म। तो मैंने तुम्हारे एक ही पेज में दो तुम्हारे वेक्टर फॉर्म आ गए, रिफ्लेक्शन का भी आ गया और रिफ्रैक्शन का भी आ गया। इट इज जस्ट अ फॉर्मूला व्हिच यू हैव टू रिमेंबर गाइस, ठीक है, एक फॉर्मूला याद रखो बस खाली, ठीक है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला बेटा। ओके गाइस, नहीं यार एप्लीकेशन मतलब इसको सॉल्व करना पड़ता है, तो यहाँ पर आई कैप की वैल्यू दे दी, आप एन कैप की वैल्यू दे दी, आर कैप निकालना है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन होता है वो तो क्वेश्चन होता है, इतना आपको नहीं आता, खाली आपको फॉर्मूला याद रखो, अगर आपके पास आएगा तो फॉर्मूला सीधे पूछ लेगा वो। ओके चलो, नाउ सम नोट पॉइंट्स।
जस्ट अ फॉर्मूला ना, सम नोट पॉइंट। बेटा रिफ्रैक्शन पर फ्रीक्वेंसी चेंज होती है क्या? ऑन रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। रिफ्रैक्शन पर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सेम रहती है। वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंजेस। वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंजेस, ठीक है बेटा। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, अगर बेटा एन की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर एन की वैल्यू ज्यादा होगी तो मीडियम क्या हो जाएगा? डेंसर हो जाएगा। तो मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर। अगर एन की वैल्यू ज्यादा हो गई तो क्या बोला जाएगा? मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट याद रखो बेटा, व्हाट इज एन? क्या सी बाय बी? बेटा व्हाट इज एन? क्या सी बाय बी? हाँ जी बच्चों, ठीक है। आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का याद रखना है। क्या लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? क्या लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा? तो वहां पर हमने फॉर्मूला पढ़ा था सी का। सी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, याद करो, रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और किसी मीडियम में वेलोसिटी का भी फॉर्मूला हमने पढ़ा था, रूट में म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। बच्चों पढ़ा था नहीं पढ़ा था हमने फॉर्मूले? लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उसमें देखा था स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम फॉर्मूला आया था 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और किसी मीडियम में वेलोसिटी आई थी उसकी 1/रूट में म्यू नॉट म्यू आर एप्स नॉट एप्सिलॉन आर। अगर हम बात कर रहे हैं उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो सी बाय वी लिखा जा सकता है। तो क्या इन दोनों का अगर मैं बेटा रेशियो लूंगा, अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूंगा, तो बेटा क्या रिजल्ट मेरा कितना निकल के आएगा? क्या तुम मैथमेटिक्स कर सकते हो? तो यहाँ पर अगर डिवाइड करोगे, इसके ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन कट जाएंगे, तो क्या बेटा म्यू आर एप्सिलॉन आर ही बचेगा आपके पास। बोलो बच्चे। तो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए कभी कभी यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि अगर आपको म्यू आर एप्सिलॉन आर के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो एन इज बेसिकली इक्वल टू योर रूट में म्यू आर इनटू एप्सिलॉन आर। बच्चा ठीक है ना? ये छोटे छोटे कुछ नोट पॉइंट्स हैं बेटा। म्यू आर क्या होता है आपका, और एप्सिलॉन क्या होता है बताना पड़ेगा क्या आपको? परमिटिविटी और तुम्हारी परमिएबिलिटी, है ना? याद है परमिएबिलिटी परमिटिविटी हमने पढ़ाई थी आपको, ठीक है। अच्छा, एन का वैल्यू बढ़ाने पर मतलब क्या होता है बेटा? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू बढ़ रही है मतलब कि तुम्हारा मीडियम ज्यादा डेंसर है, तो हमने डेंसर लिख दिया। तो मीडियम क्या लिख दिया? डेंसर। अगर एन की वैल्यू बढ़ाऊंगा हर्षी, एन की वैल्यू बढ़ाने पर मीडियम क्या हो जाएगा? ज्यादा डेंसर हो जाएगा। तो ये वही पॉइंट है आपके सामने बस, ठीक है। चलो, अच्छा एक चीज और है, छोटी छोटी चीजें याद रखना। वैक्यूम के लिए अगर आपको एन की वैल्यू कितना लोगे? 1 ले सकते हो, ठीक है ना? वैक्यूम के लिए आप एन की वैल्यू क्या ले सकते हो बेटा? 1 ले सकते हो। अच्छा, एयर के लिए, एयर के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। एयर बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एयर आपकी वैक्यूम जैसी ही हो, ठीक है ना? तो एयर के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी हो सकता है। अगर एयर के लिए ग्रेटर देन 1 दे दिया तो ये नहीं कि सर कैसे दे दिया, हो सकता है, क्योंकि आपका डिपेंड करेगा सराउंडिंग पर कैसी है, ठीक है ना? अच्छा, ज्यादातर एंड वाटर जो होता है, अगर नहीं पता, नहीं दिया हुआ तो 4/3 ले लेना। एन वाटर को लिया जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को लिया जाता है बेटा 4/3। और तुम्हारे जो गिलास होती है, गिलास मतलब कांच जो हो गया, उसके वैल्यू ज्यादा ली जाती है 3/2। ज्यादातर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? ज्यादातर की, मैक्सिमम टाइम्स। ओके, तो दीज आर द वैल्यूज। वैसे तो सवाल में गिवन होती है, पर अगर नहीं गिवन है तो आप प्लीज इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है गाइस? ओके, यस। तो अभी तक बिल्कुल बेसिक बेसिक चला है, ठीक है ना? नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। देखो आज तुम्हें पता है रिफ्लेक्शन का पहली क्लास क्या हुई थी? बिल्कुल एकदम सिंपल थ्योरेटिकल क्लास हुई थी ना? तो ऐसी आज की जो आधी क्लास हुई है अभी, वो थ्योरेटिकल हुई है। अब हम थोड़ा कंसेप्ट्स के बीच में जाएंगे, सवालों के बीच में जाएंगे हम, ठीक है? ओके, so let's move now. Okay, now the next concept in front of us is deviation of a ray due to refraction.
यहाँ पर डेविएशन तुम्हारा कितना होगा रिफ्रैक्शन की वजह से, वो बेटा हमको फाइंड आउट करना है, वो हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डेविएशन के बारे में जरा बात करेंगे। तो डेविएशन क्या होगा बेटा, मैंने आपको बताया था, इंसिडेंट रे आपकी आ रही है, मान लीजिए आपकी इंसिडेंट रे है, मान लीजिए कोई, ये आपका मीडियम 1 ले लेते हैं यहाँ पर N1, और ये मीडियम 2 ले लेते हैं कोई N2। ये आपका मीडियम 1 है, उधर ये मीडियम 2 है, और बेटा ये आपकी क्या है, बाउंड्री है। इट इज अ बाउंड्री ऑफ दीज टू मीडियम्स, मीडियम 1 मीडियम 2 के बीच क्या बाउंड्री है। ओके, और ये आपको दे दिया गया नॉर्मल रे, ये कौन सी रे आपकी, नॉर्मल रे है, और यहां से आपके पास कोई इंसिडेंट रे आ रही है। अब ये इंसिडेंट रे जाना तो ऐसे ही चाहती है गाइस, ये इंसिडेंट रे क्या जाना तो ऐसे ही चाहती है, बट ड्यू टू मीडियम का चेंज होने की वजह से, ड्यू टू चेंज इन मीडियम, क्या रे तुम्हारी रिफ्रैक्ट हो जाएगी, विल द रे रिफ्रैक्ट। तो रे रिफ्रैक्ट, अगर मान लो N2 की वैल्यू N1 से ज्यादा है, अगर N2 की वैल्यू N1 से ज्यादा है तो ये पास चली जाएगी आपके टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, तो टुवर्ड्स नॉर्मल आपके क्या हो गया बेटा, बेंड हो गई। तो ये वाला एंगल मेरा कितना है बेटा, I के बराबर, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा मेरा, R के बराबर। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर बेंड क्या इतना सा एंगल हुआ है, ये क्या बेटा यही मेरा एंगल बेंड हुआ है, क्या मेरे इंसिडेंट रे ये हुआ करती थी, अब ये बेंड होकर तुम्हारा नीचे की तरफ आ गई, ये रिफ्लेक्टेड रे तुम्हारी हो गई, तो बच्चा क्या यही एंगल मेरा डेल्टा होगा, डेल्टा। अगर तुम ध्यान से देखो, अगर तुम ध्यान से देखो, ये पूरा एंगल कितना है, दिस होल एंगल इज बेसिकली और आई के बराबर। तो बेटा डेल्टा कितना हो गया, डेल्टा कितना हो गया, नो रुद्र इट इज नॉट द वन विच आर यू सेइंग, डेल्टा कितना हो गया यहाँ पर, आर माइनस आई या आई माइनस आर, आई माइनस आर हो गया। डेल्टा कितना हो गया बेटा यहाँ पर, आई माइनस आर के बराबर हो गया। तो हेयर डेल्टा कम्स आउट टू बी और आई माइनस आर के बराबर, हेयर डेल्टा कम्स आउट टू बी और आई माइनस आर के बराबर तुम्हारा। ठीक है ना, तो एंगल ऑफ डेविएशन को तुम्हें निकालना है तो निकाल सकते हो आई माइनस आर की हेल्प से, बिल्कुल। अच्छा, अब मैं तुमसे कुछ सवाल जवाब करूंगा, ठीक है। अगर N2 की वैल्यू छोटी हो गई N1 से, अगर N2 की वैल्यू छोटी हो गई N1 से, तो क्या क्या इफेक्ट आएगा, क्या ये सब चेंज हो जाएगा। अब क्या रिफ्लेक्टेड रे, अब जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी, मतलब कुछ ऐसे बेटा, बोलो, यहां से कुछ ऐसे मुड़ जाएगी, यस और नो, हाँ जी। तो बेटा अब ये सोचो, ये एंगल तो तुम्हारा आई है, और ये पूरा एंगल कितना होता है, आर होगा, तो ये पर्टिकुलर एंगल क्या होगा तुम्हारा, डेल्टा होगा। तो यहाँ पर डेल्टा कितना हो जाएगा बेटा, आर माइनस आई के बराबर, कि डेल्टा यहाँ पर कितना हो गया, आर माइनस आई के बराबर हो गया। ठीक है ना, हेयर डेल्टा कम्स आउट टू बी और आर माइनस आई के बराबर। तो बेटा अगर मैं जनरल टर्म्स में बात करूं, अगर मैं जनरल टर्म्स से बात करूं तो डेल्टा में लिख सकता हूं क्या, मॉड ऑफ आई माइनस आर के बराबर, कि कुछ भी हो हमें तो पॉजिटिव एंगल लेना है, तो मॉड ऑफ आई माइनस आर के बराबर लिख सकता हूं क्या मैं इसको, हाँ जी। दोनों केस को अगर मैं क्लब कर दूं तो डेल्टा को लिखा जा सकता है क्या, मॉड ऑफ आई माइनस आर के बराबर, and where I is basically an angle of incidence and your R is basically an angle of refraction. तो आपको 2-3 फॉर्मूले याद नहीं करने, बस ये याद करना है, मॉड में I माइनस आर, एंड दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है बेटा, और डेल्टा क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। रिफ्रैक्शन में, इट इज एन रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन में बेटा। तो ये फॉर्मूला हो गया, डेल्टा निकालने का तरीका हो गया। क्या आप सवाल करोगे अब आप एक, हाँ जी बच्चा पार्टी, इसको लिख लो, फिर एक सवाल करना है अपने को, इसको आप लिख लीजिए प्लीज, फिर हम एक सवाल करेंगे।
ठीक है, आते हैं आप सवालों की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स योर क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चलिए, यस गाइस, द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज find the angle theta A made by the light ray when it gets refracted from water to air as shown in the figure, as shown in the figure। इस फिगर में हमको ये थीटा ए निकालना है। हमको दिस पर्टिकुलर एंगल इज गिवन टू अस, दिस पर्टिकुलर एंगल इज गिवन टू अस, ठीक है। हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे रखे हैं बच्चों। चलिए, ठीक है ना, आप ये थीटा ए निकालिए कितना होगा। प्लीज फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा ए। पहले थीटा ए निकालो एंड देन सेकेंड पार्ट में फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। सेकेंड पार्ट में फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन ऑल्सो। हादिया, तुम्हारा पहला आंसर बिल्कुल सही है, बस तुम ये ध्यान से सोचो, क्या तुम इसको एंगल के टर्म में लिख सकती हो? 3/5 4/5 वाली रेशियोज तुमको आते हैं सबको, 3/5 4/5 वाला रेशियोज ना सबको आता है, तो इसमें तुम एंगल के हिसाब से भी दे सकते हो। बिल्कुल समीर, बिल्कुल शुभांगी, करेक्ट। डिग्री में भी आंसर दे सकते हो आप, अगर आप इनवर्स फॉर्मेट में दे रहे हो वो भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। जब भी 3/5 4 जैसे कुछ दिखता है ना, तो ऐसे ट्राइंगल बना लिया करो। जब भी तुम्हें 3/5 4 दिखता है तो ऐसे ट्राइंगल बना लिया करो। एक ये 3, ये 5, ये 4 का एंगल होता है, और 5 और 3 के बीच का एंगल क्या होता है बेटा? 53। द एंगल बिटवीन 5 and 3 इज 53 डिग्री। हाँ जी बच्चों, क्या बीप बीप का साउंड आ रहा था क्या? यार आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आता है बीप बीप, ऐसा क्यों? अब आ रही है बीप बीप? अभी भी आ रही है क्या? ठीक है, ओके रुद्र, वी विल सी। हाँ, आप लोगों ने आंसर्स किए नहीं किए, जल्दी बताओ भाई। सिंपल है ना, यहाँ पर करेंगे सॉल्व, तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहला पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट में करने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है बेटा? थीटा ए निकालना है। थीटा ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, तो ध्यान से देखो कि n1 sin i, देखो फॉर्मूला स्नेल्स लॉ लगा दूं यहाँ पर क्या मैं? तो अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो स्नेल्स लॉ क्या लिखूंगा बेटा कि n वाटर, और ये तुम्हारा ये वाला एंगल कितना है? n वाटर इंटू साइन ऑफ i, है ना, ये एंगल i हो जाएगा ना मेरा बेटा, और ये एंगल मेरा थीटा है, बराबर क्या n एयर इंटू साइन ऑफ थीटा है। ये होगा नहीं होगा बच्चों? ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, i की वैल्यू साइन इनवर्स 3/5 दे दी, तो साइन i कितना हो गया? 3/5 के बराबर। क्या साइन i की वैल्यू हमें 3/5 दे दी, नहीं दे दी बेटा? तो n वाटर कितना है? 4/3 इंटू साइन i की वैल्यू कितनी है बेटा? 3/5 इक्वल्स टू n एयर कितना है बच्चा? 1 के बराबर, इंटू साइन ऑफ थीटा ए कितना है? साइन ऑफ थीटा ए, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से सॉल्व करो, 3 से 3 कट जाएगा, तो साइन ऑफ थीटा ए कम्स आउट टू बी योर 4/5। तो बेसिकली साइन ऑफ थीटा 4/5 आ गया। तो कुछ बच्चों ने थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 4/5 लिख दिया होगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही, ठीक है ना। यस, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 4/5। अब जब भी तुमको 3 4 5 वाला ट्रायंगल दिखते हैं, ऐसी टर्म्स दिखती हैं 3 4 5, तो यहाँ देख लिया करो एक बार, क्या ये साइन इनवर्स 4/5 है बेटा? तो मतलब हमें कौन सा एंगल दिया गया है, जरा देखो। साइन इनवर्स 4, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5 कब होगा? जब थीटा 53 होगा। इस ट्राइंगल से देख, साइन 53 कितना होगा? 4/5। तो बेसिकली एंगल कितना आ गया आपके सामने? 53 डिग्री। कितना एंगल आ गया बेटा? एक कायदे से 53 डिग्रीज आ गया। तो आपको छोटी छोटी ये वैल्यूज भी याद रखनी चाहिए बेटा। कैलकुलेशन तो आप 12th क्लास में आ चुके हो, तो तुम्हें इतना आना चाहिए, है ना। तो दिस यू शुड रिमेंबर, ठीक है ना। तो बेसिकली साइन तुम्हारा साइन ऑफ यहाँ पर 37 कितना होगा? 3/5 के बराबर, और साइन ऑफ तुम्हारा 53 कितना है बेटा?
4/5 के बराबर है। तो बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नथिंग बट 37 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 53 डिग्री। ओके, आपको पूछा गया नया एंगल ऑफ डेविएशन बताना है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया भाई, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, वो कैसे निकालेंगे, मॉड में i माइनस आर कर दीजिए। तो 37 माइनस 53 मॉड में क्या 16 डिग्री आ रहा है क्या बेटा, 60 डिग्री आ रहा है नहीं आ रहा, यस सुनो। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये किधर की तरफ मुड़ा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो कैसे बताओगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, टेल मी गाइस, 60 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहां से ये इंसिडेंट रे कुछ ऐसी रहनी चाहती है, रिस्पॉन्स टू बी लाइक दिस ओनली, और ये मुड़ कुछ ऐसे रहा है ना, तो इट इज ऑफ क्लॉकवाइज। तो 60 डिग्री क्लॉकवाइज तुम्हारे पास क्या आ गया, एंगल ऑफ डेविएशन यहां पर आ गया। बेटा कोई दिक्कत, बेटा यहां पर देख लो, ठीक है, नहीं क्लियर है, हाँ रुद्र क्या डाउट है बेटा बता, कह रहा नहीं क्लियर है, ये नहीं कॉमा लगा क्लियर है। क्लियर है नो डाउट, देखो कितना दिक्कत हो जाती है ना कॉमा के चक्कर में, नहीं क्लियर है, नहीं सर क्लियर है। समझ रहे हो ना, चलो ओके। तो सिंपल क्वेश्चन था ये हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है, a light ray is incident on a glass sphere at an angle of 60 degrees as shown, find the angle r dash and e and the total deviation after two refractions, and the total angle of total deviation after two refraction। ठीक है, यहां पर बाहर दे दिया, इस सर्कल से बाहर दे दिया आपको n1, अंदर दे दिया n इक्वल्स टू √3। जिसको फिगर नहीं क्लियर है एक बार देख लो, मैंने फिगर यहां लिया है, अदरवाइज यूट्यूब में दिक्कत आती है, शायद वीडियो नहीं दिखती पूरी। चलो इसको सॉल्व करेंगे आप लोग ना, सारे पार्ट्स निकालेंगे। सॉल्व फॉर ईच पार्ट, सॉल्व फॉर ईच पार्ट। प्लीज सॉल्व फॉर ईच पार्ट। यस गाइस,
ओके, आंसर आने शुरू हो रहे हैं। हाँ, अभी चेक करेंगे सारे आंसर्स कितने हैं। बिल्कुल रुद्र, ओके 30 डिग्री 60 डिग्री, ओके ठीक है। डेविएशन, पर डेविएशन कितना होगा? अंशिका, ओके बेटा। अंशिका आर डैश नहीं बताया आपने। इशिका करेक्ट आंसर्स। बेटा डेविएशन में ना आपको बताना चाहिए क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। बिल्कुल सही अंशिका। आर डैश नहीं, आरुषि आर डैश 60 नहीं है। हादिया, ओके गॉट इट, हाँ ठीक है। लेखिका, अच्छा रुद्र शायद तुमको पिछला कंसेप्ट नहीं याद है। बेटा देख, दो पॉइंट पे यहाँ पर निकाल एंगल ऑफ डेविएशन, यहाँ पर निकाल और दोनों को डायरेक्शन वाइज ऐड कर दे। पॉइंट 1 पर, पॉइंट 2 पे, पॉइंट ए बोल दो इसको, पॉइंट बी बोल दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर सॉल्व करो एंगल ऑफ डेविएशन। मेरा सही है क्या? नहीं बेटा लेखिका आपका नहीं सही है अभी, ठीक है। चलो गाइस एक बार देखेंगे यहाँ पर, प्लीज सी। तो मैं क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ, देखो यहाँ पर ध्यान से ना। चलो सब लोग देखेंगे एक बार। यहाँ पर क्या दे रखा है हमको, पहले तो मैं यहाँ पर स्नेल्स लगा दूं पॉइंट ए पर, इसमें मैंने पॉइंट ए बोला, तो एट पॉइंट ए क्या बेटा मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा? अब स्नेल्स लॉ के लिए बार बार स्नेल्स लॉ लिखेंगे नहीं, n1 sin i इक्वल्स टू n2 sin r, हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम सीधे सीधे लिखेंगे वैल्यू। बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है, तो 1 इंटू एंगल कितना है sin 60, तो 1 sin 60, क्योंकि यार ये नॉर्मल होगा ना तुम्हारा, सेंटर से पास का तो नॉर्मल हो जाएगा स्फेरिकल ग्लास का, है ना, नॉर्मल हो गया, ये सेंटर से पास कर रहा है, तो ये तुम्हारा आई हो गई। तो n 1 इंटू sin 60 बराबर कितना होगा बेटा, √3 sin r। sin 60 कितना होता है बेटा, √3/2 इक्वल्स टू √3 sin r। तो यहां से बेटा sin r का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, 1/2, मतलब r कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो r हमारे पास आ गया बेटा, कितना आ गया, 30 डिग्री के बराबर आ गया। तो पहला तो मुझे लगता है सब बच्चों ने यही किया होगा, राइट। तो यहाँ पर r की 30 निकाल ली होगी। अब अगला क्या होगा कि सर ये वाली रेडियस r है और ये भी रेडियस कितनी होगी, r होगी, तो दोनों ही बराबर हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ऑटोमेटिकली r डैश इक्वल टू r होगा, क्योंकि ये क्या सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। क्या तुम लोगों ने भी ऐसे ही किया? इसे ओ बोल दो, बी पॉइंट बोल दो, ट्राइंगल तुम्हारा ये ओ ए बी में है ना, ट्राइंगल ओ ए बी के लिए। चलो, तो ये r डैश इक्वल्स टू r कितना हो गया, 30 डिग्री आ गया। तो सर ये वाला एंगल कितना आ गया आपका, 30 डिग्री के बराबर। अब बेटा बी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा दिया जाए, तो बी पॉइंट पे हम क्या लगा रहे हैं, स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं फिर से। तो बी पॉइंट के स्नेल्स लॉ क्या लगेगा बेटा, क्या अंदर का मीडियम √3 है और ये एंगल 30 है ना। देख ये भी एक तरह की नॉर्मल हो, क्योंकि सेंटर से पास कर रही है, और ये अब यहाँ के लिए एंगल इंसिडेंस हो जाएगा इस पॉइंट के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, √3 sin 30 क्या विल बी इक्वल टू बेटा, बाहर तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है ना, तो 1 sin e, 1 sin e। तो बेटा यहाँ से √3 इंटू 1/2 क्या बराबर sin e आएगा। तो बेटा यहाँ से e कितना आ जाएगा, क्या 60 डिग्री के बराबर, कितना आ जाएगा बेटा, 60 डिग्री के ही बराबर तुम्हारे पास यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर तो पहली बात हमने सबसे पहले r डैश e तो हमने निकाल लिया, r डैश और e तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया बेटा, फाइंड आउट हमने कर लिया है। मुझे लगता है इसमें सबके आंसर सही आए होंगे, क्या इसमें कोई इशू है क्या, बोलो। अच्छा तुमने शायद ये थोड़ा थोड़ा आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तुम्हें बता देता हूं, इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टेड रे, और इसको हम बोलेंगे बेटा आपकी इमरजेंट रे। ये बाहर निकल गया ना, तो ये इमरजेंट रे, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। बट कोई बात नहीं, आपने 2 पॉइंट पर रिफ्रैक्शन के फॉर्मूला लगाए, अपना आंसर फाइनली तुमने निकाल लिया, उसमें कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सही है। अब बात आती है डेल्टा निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, डेल्टा निकालने के, टोटल डेल्टा कितना होगा। तो जरा ध्यान से देख बेटा, पॉइंट नंबर ए पर चलेंगे पहले हम ना,
फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मूविंग ऑन योर पॉइंट नंबर ए। तो पॉइंट नंबर ए पे अगर मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डेविएशन की बात करूं तो डेल्टा कितना होगा यहाँ पर? क्या 60 माइनस 30 होगा? क्या बेटा यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? 60 माइनस 30 मतलब 30 डिग्री के बराबर। बोलो बच्चों। तो पहले पॉइंट पे ए पॉइंट पे 30 डिग्री होगी, ये देख। और ये किधर मुड़ रहा है? क्लॉकवाइज की तरफ। क्या देख पा रहे हो? ये क्लॉकवाइज मुड़ रहा है बेटा। इट इज मूविंग टुवर्ड्स क्लॉकवाइज, 30 डिग्री क्लॉकवाइज, डेल्टा 1 आ गया। अब इस वाले बी वाले पॉइंट पर अगर देखोगे तो बी वाले पॉइंट पे जहां से ये एंगल तुम्हारा डेल्टा 2 होगा, तो ये डेल्टा 2 होगा, तो डेल्टा 2 निकालो। आर डैश कितना है बेटा? आर डैश कितना है? 30, और ये टोटल आएगा 60, तो 60 माइनस 30 फिर से 30 आएगा, और ये फिर से क्लॉकवाइज ही आ रहा है, तो क्लॉकवाइज। तो डेल्टा नेट कितना हो गया? डेल्टा नेट क्या डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 एंगल के साथ ऐड करेंगे, 30 डिग्री क्लॉकवाइज प्लस 30 डिग्री क्लॉकवाइज, दैट इज टोटल कितना हो गया? 60 डिग्री क्लॉकवाइज, डेल्टा नेट। ठीक है। डेल्टा नेट वाले सवाल मैंने तुमको रिफ्लेक्शन में करवाए थे, याद है? रिफ्लेक्शन में भी हमने ऐसे सवाल किए थे। हाँ जी बच्चा, है ना? तो यहाँ पर हमने क्या निकाला? पूरा डेल्टा नेट आपका फाइंड आउट कर लिया है। तो फॉर हेयर वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ डेल्टा नेट ओवर। ठीक है ना? तो सारे पॉइंट देख लो, जिसको भी कोई भी डाउट है अपना पूछे यहाँ पर अभी। जिसको जो भी डाउट्स है ना, फटाफट से पूछ लो बेटा। जिसको जो भी डाउट आ रहा हो अभी पूछे यहाँ पर। चलो एक सवाल और करोगे? डू यू वांट टू डू वन मोर क्वेश्चन और नॉट? वन मोर, ठीक है। क्या वेट करूं क्या? हाँ बिल्कुल, ब्लैक स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है, बिल्कुल कर देते हैं ब्लैक स्क्रीन। चलो हाँ जी, सवाल आपके सामने। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए if speed of light in medium B is c by 3 and light refract from medium A to medium B making 45 degree and 60 degree respectively with the normal। सवाल आपको गिवन है, इसको सोचो और करने की कोशिश करो। तो सोचो और बेटा करने की कोशिश करो। Oh, some are saying white screen are is good, some are saying the black one is good। ठीक है, चलता रहता है, कोई बात नहीं। पर ब्लैक ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि आंखों में दर्द नहीं होता उससे ना, स्ट्रेन कम आता है मेरे हिसाब से। हेलो, आवाज आ रहा है आपको? क्या बीबी पा रहा है क्या? क्या दिक्कत है? अब सही है? कुछ दिक्कत है यहाँ पर ना, माइक खराब हो गया, फेंक देता हूँ। ओके शुभांगी, वी हैव गॉट योर आंसर।
शुभांगी का आंसर आ गया, कोई बच्चा आंसर दो बेटा। यहाँ पर वेलोसिटी स्पीड की बात की गई, स्पीड की बात की गई कायदे से। तो एक चीज सोचो, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड के बीच में कोई रिलेशन होता नहीं होता? क्या हम वो यूज कर सकते हैं आंसर निकालने के लिए या नहीं? जिन्होंने बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं लिखे हैं, स्पीड के लिए कंफ्यूज हो रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और तुम्हारा आपका क्या कहते हैं, बहुत शुरू से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और हाँ स्पीड का फॉर्मूला रिलेशन है, उसको यूज करो, फिर आंसर निकालो। बेटा सी को सी ही रहने दो, 3 × 10⁸ वाला सॉल्व मत करो, सी को सी ही रहने दो। क्वेश्चन में c/3 दे रखा है तो सी को सी ही रखो, ठीक है। करो, दोबारा हिंट दिया है मैंने करने के लिए। अब मैंने हिंट दिया है तुमको, फिर से एक बार ट्राई करो फटाफट से। नहीं लिखेगा, नो। पहले देखो स्टेप वाइज करो, स्नेल्स लॉ लिखो, स्नेल्स लॉ में एन की वैल्यू पुट कर दो, क्या होता है रेशियो वाइज, है ना, देन ट्राई। तो क्या करोगे भाई, आप तो लाइट देखो, लाइट कहां से कहां जा रही है, ए से बी जा रही है, तो लिख सकता हूं क्या मैं, एन ए साइन ऑफ थीटा ए कोई भी इक्वल टू एन बी, क्या साइन ऑफ थीटा बी लिख सकता हूं? जरा सोचो, क्या गिवन है हमको, कुछ ऐसे गिवन है कि लाइट रे आई और ये कुछ इधर चली गई आपकी, और ये आपकी मान लो नॉर्मल है, ठीक है ना, और ये आपकी क्या बेटा इंसिडेंट रे है, तो एंगल ये थीटा ए बोल दिया, ये मीडियम ए आपका, ये मीडियम बी है, ये एंगल में थीटा बी बोल दिया, ठीक है गाइस। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, थीटा ए गिवन है बेटा, थीटा बी गिवन है, 45 डिग्री 60 डिग्री हमको ये गिवन है बेटा वैल्यूज, है ना, दिस इज गिवन टू अस। तो बेसिकली एन ए थीटा ए का वैल्यू कितना गिवन है 45, एन बी साइन थीटा बी कितना गिवन है, थीटा बी कितना है 60, तो साइन 60। अच्छा, आप मुझे बताओ क्या एन इक्वल्स टू सी बाय बी होता है? तो क्या सी बाय बी ए साइन 45 बराबर सी बाय वी बी साइन 60 हो जाएगा? क्या बेटा काटा मिट्टी बचा, आंसर निकाल। ये चीज तो भाई तभी तो पढ़ाई थी कि काम आएगा, अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले फॉर्मूला। तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है, वी ए पता है या वी बी पता है, देखो फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इफ द लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी, तो वी बी पता है, वी ए निकालना है। तो बेसिकली वी एम कैसे ले सकते हैं, वी ए कैन बी रिटन एज योर वी बी साइन 45 बाय साइन 60। पहले तो आप ये देखो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा हम इसको ऐसे, वी बी को पुट कर दो बेटा, c/3 साइन 45 होता है 1/√2 और तुम्हारा साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2। सॉल्व करना है गाइस इसको, तो ये √2 c/3 √3 समथिंग आ रहा है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज बेसिकली √2 c/3 √3। इसको फर्दर कोई सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, आपको यहीं पर ऐसे छोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो दिस इज द वैल्यू। बेटा रुद्र ध्यान से देख, वीबी की वैल्यू c/3 दे रखी है ना, हमने यहाँ पर वीबी की वैल्यू पुट करी है, हियर वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ वीबी बेटा, वीबी इक्वल्स टू c/3 गिवन है बेटा। बिल्कुल सही कह रहा था, सी से सी तो कट गया, बट वीबी की वैल्यू तो c/3 दे रखी है ना, वो हमने पुट कर दी है, ठीक है। चलो सर कैलकुलेशन एरर हो गया था, तो बेटा उससे बचना पड़ेगा अपने को, कैलकुलेशन एरर से हमको बचना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत परेशानी हो सकती है अपने को, ठीक है ना गाइस। तो कैलकुलेशन एरर से तो बिल्कुल बचो, बहुत ही खतरनाक मामला हो जाएगा। चलो तो नेक्स्ट आगे चलें क्या, चलिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर अब रिफ्रैक्शन थ्रू अ पैरेलल स्लैब। अब नया टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, रिफ्रैक्शन थ्रू अ पैरेलल स्लैब। ओके गाइस, तो एक पैरेलल अगर हम स्लैब ले लें, ग्लास स्लैब ले लें, तो उससे अगर रिफ्रैक्शन कर पाएंगे तो कितना शिफ्टिंग होगा, कितना क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे वो हमको देखना है एक बार, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर एक फॉर्मूला जो होगा, फॉर्मूला हमारे लिए नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना, फॉर्मूला विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है।
ओके सिंधु, आपने एक चार्ट में एक फॉर्मूला भेजा, बताओ बेटा क्या दिक्कत है, बोलो। ये सिंधु प्लीज आस्क, यू कैन म्यूट योरसेल्फ। मान ली कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो आप। चलो कोई बात नहीं। मान लो तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पर एक थिकनेस टी के बराबर है, ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस कितनी है बेटा, टी के बराबर है। यू हैव ए ग्लास स्लैब जिसकी थिकनेस कितनी है, मान लीजिए टी के बराबर है, और इसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है बेटा वो कितना दे दिया आपको, मान लीजिए एन के बराबर दे दिया। कितना दे दिया बेटा, एन के बराबर दे दिया। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज गिवन टू बी योर एन, ठीक है ना। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे दिया, एन दे दिया। और बाहर मान लो कितना है, सराउंडिंग है। बाहर क्या बेटा, मान लीजिए सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग है तो मतलब बाहर दे दिया एन इक्वल टू 1, ठीक है ना। बाहर दोनों तरफ सराउंडिंग है और अंदर कितना रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन के बराबर हमें दिया है। ओके अब जरा ध्यान से देखें बेटा, हमने क्या बोला, ये हमने यहाँ पे नॉर्मल ले रखी है बेटा। एक इंसिडेंट रे आ रही है आपके पास, क्या है बेटा, एक इंसिडेंट रे आई, ठीक है। दिस इज योर इंसिडेंट रे। तो ये वाला एंगल आपको क्या बोला जाएगा बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाएगा। तो बच्चों ये मुझे बताओ, ये कहां जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल? आप जरा सोच के बताओ, टुवर्ड्स नॉर्मल मूव कर जाएगी ये, बिकॉज ग्लास स्लैब इज मोर डेंसर देन योर बाहर का मीडियम, ठीक है। तो ये आपका आ गया। तो बेटा ये एंगल क्या होगा बेटा, आपका आर वाला एंगल, दिस विल बी योर एंगल आर। ये आपका कितना एंगल हो जाएगा बेटा, एंगल आर के बराबर आपका ये बच्चा हो जाएगा। ओके अगर आप ध्यान से देखो फिर से अब यहां पर, तो बेटा ये नॉर्मल होगा आपका, दिस विल बिकम योर नॉर्मल, राइट गाइस। अब क्या यहां पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा? अब क्या बच्चों यहां पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा, नहीं होगा? ओके तो यहां पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा। अब जो एक चीज सोचो, ये इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंस रे क्या हमेशा ऐसे ही मूव करना चाहती थी, बट ड्यू टू तुम्हारा मीडियम, ये तुम्हारा डाइवर्ट कर गई, अपने बेंड कर गई, अपने है ना जगह से हट गई। अब ये फिर क्या होगी, बाहर निकलेगी, टू अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। तो हमने क्या बोला, ये हमारी क्या गई बेटा, इमरजेंट रे गई। अच्छा ये कौन सा है बोला हमने, इसको इमरजेंट रे बोल दिया। कौन सा बोलेंगे हम इसको, इमरजेंट रे। अभी करवाया था ना, इस फेयर में करवाया था मैंने ऐसे। तो ये कौन सा आ गया रे तुम्हारा, इमरजेंट रे आ गया। तो दिस कम्स आउट टू बी इमरजेंट रे, और ये आर है, और ये एंगल कितना बोला मैंने, आर डैश बोला। ये कितना बोला मैंने, आर डैश बोला। और ये एंगल को हमने बोला बेटा कितने के बराबर, ई के बराबर। दिस एंगल वी सेट टू बी इक्वल टू ई के बराबर, ठीक है। ओके तुम जरा ध्यान से देखना यहाँ पर, ठीक है ना, ध्यान से देखना बेटा। अगर मैं पॉइंट ए, ये हमारा कोई पॉइंट हमने लिया इसको ए, और इसको मैंने पॉइंट लिया बेटा बी। पॉइंट ए को ध्यान से देखो अगर, तो पॉइंट ए पर अगर मैं स्नेल्स लॉ लिखूंगा बेटा, क्या आप मेरे साथ बने हुए हो बेटा? क्या सब बच्चे मेरे साथ बने हुए हैं या उड़ गए? एक बार यस बटन प्रेस करो। सब लोग जिंदा हो या उड़ गए? जिंदा है सर, बने हुए हैं। ओके सर, ओके वेरी गुड वेरी गुड। चलो आ जाओ यहाँ पर, अब फटाफट से आ जाओ सब, ठीक है ना। देखो हम यहाँ पर ए पॉइंट पर अगर ध्यान से देखें, तो बच्चे स्नेल्स लॉ क्या लिखूंगा मैं? सिंधु जरा बताओ बेटा, स्नेल्स लॉ ए पॉइंट पे कैसे लिखा जाएगा? सिंधु क्या आप अनम्यूट करके बताना चाहोगे, स्नेल्स लॉ यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? अनम्यूट कर सकते हो अपने आप। बच्चे ने नहीं किया अभी तक, चलो किसी और से पूछते हैं। भावना, भावना क्या बताओगे, पॉइंट ए पे स्नेल्स लॉ कैसे लिखा जाएगा? सिंधु ऐसे नहीं लिखते बेटा, स्नेल्स लॉ इक्वल टू n1 sin i n2 sin r, इस फॉर्मेट में लिखते हैं। देखो कैसे लिखो, 1 इंटू साइन आई, 1 इंटू साइन आई, पहले का देखो यहाँ पर रिफ्रेक्टिव 1 है, 1 इंटू साइन आई बराबर जाएगा n इंटू साइन आर के, n इंटू साइन आर के। तो 1 इंटू साइन आई बराबर जाएगा n इंटू साइन आर के बेटा, ठीक है ना। चलो पॉइंट बी पर ध्यान से देखो, पॉइंट बी पर, पॉइंट बी पर ध्यान से देखो। बी पॉइंट पे तुम कैसे लिखोगे भाई स्नेल्स लॉ? तो बी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ कैसे लिखेगा, n इंटू साइन आर डैश, कि n इंटू साइन आर डैश। बेटा स्नेल्स लॉ लिखने में बच्चों को दिक्कत होती है, वही हटाना चाहता हूं मैं। तो ध्यान से देखें, n इंटू साइन आर डैश क्या बराबर बच्चे कितना हो जाएगा, क्या 1 साइन ई, क्या बच्चे को कितना हो जाएगा, 1 साइन ई के बराबर, बिल्कुल। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों एंगल देखो, क्या आर और आर डैश, आर और आर डैश सेम है अलग है?
ध्यान से देखना, आर और आर डैश क्या दोनों एंगल सेम होंगे डिफरेंट होंगे? सेम होंगे ट्राइंगल प्रॉपर्टी से, है ना, पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल है बेटा, तो आर और आर डैश भी क्या सेम है तुम्हारा। तो आर एंड आर डैश इज सेम। अगर आर डैश सेम है, आर और आर डैश सेम है, तो बेटा क्या ये दोनों इक्वेशंस अगर मैं देखूं तो ई क्या आई के बराबर बन जाएगा? आर और आर डैश सेम है, ये दोनों क्वांटिटी सेम हो गई, तो क्या आई इक्वल टू ई बन जाएगा नहीं बन जाएगा? पहले तो ये सोचो आप लोग, क्या विल द एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल ई? हाँ जी, तो एंगल आई तुम्हारा कितने बराबर आ गया? एंगल ई के बराबर आ गया। तो एंगल आई और एंगल ई क्या हो गए? बराबर हो गए। अब जरा सोच, ये दोनों एंगल तुम्हारे बराबर हैं, तो क्या ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी? क्या ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी नहीं होंगी? बताओ बच्चों। बिल्कुल रुद्र, सही बोला तुमने, एकदम सही। तो ये दोनों लाइन पैरेलल, बट स्फेयर वाले केस में यहाँ पैरेलल थी क्या? नहीं, स्फेयर वाला केस अलग रखना, इसको अलग रखना, ठीक है ना। ये पूरा डाल रखा है पैरेलल स्लैब जान के डाल रखा है आपको, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर पैरेलल है, हाँ वहां और यहाँ पर आई इक्वल टू आ रहा है, बट पैरेलल यहाँ पर आ रही है, ठीक है ना। तो बेसिकली इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आर पैरेलल। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? इंसिडेंट रे और नॉर्मल इमर्जेंट रे क्या तुम्हारी पैरेलल है। तो इंसिडेंट रे आई एंड ई आर पैरेलल एंड हेंस आई एंड ई आर पैरेलल, हम ये बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो अब क्या बोला कि शिफ्ट टू आई, इसको हमने बोला डी के बराबर। अब ये जो बेसिकली शिफ्टिंग हुई ना इन दोनों के बीच में, कि आई जो है थोड़ा शिफ्ट हो गया, ये ई है ना, तो ये जो दूरी है डी, ये डी कितनी होगी वो हमें निकालनी है, और उसी डी को बोला जाता है लेटरल शिफ्ट। इसी डी को बोला जाता है बेटा आपका लेटरल शिफ्ट। ये जो डी है बेसिकली क्या बोली जाएगी? आपकी लेटरल शिफ्ट बच्चा बोला जाता है, और हमें यही लेटरल शिफ्ट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ लेटरल शिफ्ट बच्चों, ठीक है। ओके गाइस, तो क्या थोड़ा ज्योमेट्री आएगी, और ये डेरिवेशन पार्ट है, जो डेरिवेशन पार्ट आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ये आपका रिफ्रैक्शन टॉपिक जो है आपका सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस में भी है, और ये वाला पार्ट आपका डेरिवेशन पार्ट है, तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखेगा कैसे करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो प्लीज सी वेरी वेरी केयरफुली बेटा यहाँ पर। ओके, चलो करवाएं। फॉर्मूला बिल्कुल नीट के लिए याद रखना है, पर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन भी ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ आपके लिए एक बार। ये जरा सोचो, ये एंगल आर है, ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा सा ना बड़ा कर देता हूं। चलो इसको बड़ा ही कर देते हैं ऐसी। क्या हुआ? इसको हम थोड़ा सा बड़ा किया, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, ये जरा ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल, कैन यू सी दिस ट्राइंगल? हाँ भाई, ट्राइंगल एबीसी दिख रहा है आपको बेटा? कैन यू सी दिस ट्राइंगल एबीसी? बोलो बच्चा पार्टी। सर यू कैन यूज लेजर एज वेल, बिल्कुल लेजर यूज कर सकते हैं, बट मैं ये यूज करता हूँ, मैं लिखूंगा भी साथ में, ठीक है ना। ले बेटा, लेजर यूज कर लिया, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल तुमको दिख गया, ये वाला देख लो यहाँ पर, दिस इज द ट्राइंगल व्हिच आई एम व्हाट आई एम सेइंग। तो इस ट्राइंगल में जरा देखना यहाँ पर, ये हमने अगर बोला ये लेंथ कितनी है? टी के बराबर है। दिस लेंथ इज बेसिकली इक्वल टू योर टी के बराबर, ठीक है ना। लेंथ कितनी है? टी के बराबर है। और ये लेंथ अगर मैं बात करूं ए बी, इस ए बी लेंथ को देखना जा ध्यान से। इस ए बी लेंथ को हमने बोला, जो रेड लाइन बनाई है ना मैंने ए बी, इसको ध्यान से देखो, जो ए बी लेंथ है ये वाली मेरी, इसको हमने बोला इसकी कोई लेंथ मान लो एक्स के बराबर। इट इज मान लो कोई भी कितनी है तुम्हारी? एक्स के बराबर है। कितनी बोल दिया हमने इसको? एक्स बोल दिया। दिख गया तुमको सबको? कितना बोल दिया बेटा मैंने इसको? एक्स बोल दिया आपका। कितना बोल दिया बेटा? एक्स बोल दिया। अच्छा, ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा पहले तो ये बता दो। ये एंगल टोटल आई है, तो आई में से आर चला गया, तो आई माइनस आर, एंगल ऑफ डेविएशन बराबर आई माइनस आर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना इस ट्राइंगल को ही ना, ट्राइंगल देखते रहो। ये वाला ट्राइंगल अगर तुम देखोगे तो यहाँ से साइन आर कितना आ रहा है? इसको ले लेते हैं हम कोई सी पॉइंट, इसको हमने बी बोल रखा है ना, बी पॉइंट बोल रखा है हमने, ठीक है ना। तो हमने इसको बी पॉइंट या सी को, इसको ए। तो ट्राइंगल ए सी बी में अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा साइन आर कितना दिख जाएगा? साइन आर नहीं, कॉस आर। कॉस आर कितना दिख जाएगा? ये लेंथ टी है येलो वाली, और ये रेड वाली कितनी है? एक्स है। तो क्या टी बाई एक्स,
तो cos r कितना दिख गया बेटा, t बाय एक्स के बराबर दिख गया, ठीक है ना। cos r हो गया t बाय एक्स, तो यहां से मैं क्या x लिख सकता हूं, t cos r, सॉरी t secant r, t बाय cos r इक्वल टू t secant r। बिल्कुल, तो हमने यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, कितनी है बेटा, t secant r आई हमारी, कितनी है बेटा, t secant r हमारी यहां से वैल्यू आई है छोटी सी, ठीक है बच्चों। ओके, अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर फिर से इस ट्राइंगल में देखना है आपको। यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो भी, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, बस आई विल टेक 2-3 मिनट्स। यहां पर कोई दिक्कत अभी तक, सिंपल ये वाला मैंने आपको करवाया है यहां पर ना, इस ट्राइंगल से वैल्यू निकलवाई है, इस ट्राइंगल से। अगर मैं बोलूं यहां से, क्या बेटा अगर ये इसको उठा के ले जाया जाए तो बेटा ये भी डी ही होगा आपका, बोलो गाइस, क्या ये डी ही है, ये लेंथ भी डी ही होगी, तो ये डी लेंथ हो गई। ओके, और ये दूरी कितनी है आपकी, एक्स। इस पॉइंट को हमने बोला पॉइंट डी, इसको मैंने पॉइंट डी बोल दिया बेटा, इस पॉइंट को मैंने क्या उतना बोल दिया, डी पॉइंट बोल दिया। तो ये ट्राइंगल ए बी डी दिख गया, ट्राइंगल ए बी डी, क्या बच्चों ट्राइंगल ए बी डी दिख रहा है, ए बी डी। और ये एंगल कितना है, साइन ऑफ आई, ये देखो आई माइनस आर एंगल है, तो यहां से एक्स और डी के बीच में और इस एंगल के बीच में एक रिलेशन मिल सकता है, ये वाला एंगल के लिए यहाँ ट्राइंगल देखो, तो साइन ऑफ दिस एंगल, साइन ऑफ दिस एंगल क्या बराबर बच्चे डी बाई एक्स होगा, क्या साइन ऑफ दिस एंगल विल बी इक्वल टू डी बाई एक्स। देखो बेटा इस ट्राइंगल से, हाँ ना, प्लीज रिप्लाई जरूर करिएगा। सर एबीडी डिलीवर्स हाँ बिल्कुल सही, एबीडी आ गया। हाँ, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल, ये लिख लो, तुम्हारा ट्राइंगल कौन सा आ गया भाई, ए डी बी ट्राइंगल में साइन ऑफ आई माइनस आर, साइन ऑफ आई माइनस आर क्या बराबर तुम्हारा डी बाई एक्स आ गया, कितना आ गया भाई, डी बाई एक्स आ गया। तो बेसिकली द वैल्यू ऑफ डी विल कम आउट टू बी इक्वल टू योर, क्या डी का वैल्यू कितना बन जाएगा यहां से, एक्स साइन ऑफ आई माइनस आर बन गया, और यहां से एक्स की वैल्यू पुट कर दो, यहां से एक्स की वैल्यू बेटा पुट कर दो, कितना हो गया, टी बाई कॉस आर, है ना। तो टी बाई कॉस आर साइन ऑफ आई माइनस आर, ये तुम्हारा कितना बन गया, डी बन गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी, ठीक है ना। तो बेसिकली इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, कि तुम्हारी इमरजेंट रे इंसिडेंट रे से कितनी दूर खिसक गई, वो खिसक गई डी टी बाई कॉस आर इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर। कुछ बच्चे लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, बी इक्वल्स टू टी सीकेंट आर साइन ऑफ आई माइनस आर, बात बराबर है, ठीक है ना, बात तो क्या बेटा बराबर है, इसमें कोई भी मुझे लगता नहीं है दिक्कत आएगी, तो ऐसे ही याद रख लो तुम इसी फॉर्मूला याद रख लो, क्योंकि सेकेंड में दिक्कत रह जाती है बच्चों को। कुछ बच्चे सेकेंड में याद करना चाहते सेकेंड में कर लीजिए, किसी को नीचे कॉस आर में याद रखना तो कॉस आर के टर्म में याद रख लो, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला। तो ये डेरिवेशन है जो तुम्हारे स्कूल में तुमसे पूछ सकते हैं, तो उसको एक बार देख लीजिएगा आप। एंड फाइनली आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से रिजल्ट याद रखना है, रिमेंबर द रिजल्ट, रिमेंबर द रिजल्ट, ओके, लर्न इट। तो इस पूरे पेज में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, टी, तो डी इक्वल्स टू टी बाय कॉस आर इनटू साइन ऑफ आई माइनस आर, एंड इट इज योर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दिस इज योर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक हो जाएगा आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट बन गया बेटा, ठीक है, दिस इज योर लेटरल डिस्प्लेसमेंट बच्चे, ओके, लिख लो प्राउड से। कोई इशू है यहाँ पूछो, फिर बस एक क्वेश्चन करेंगे और आज का लेक्चर यहीं एंड कर देंगे। सर आप आईपीएल देखते हो क्या, नहीं बेटा, मेरे डैड आईपीएल थोड़ा सा देख लेते हैं, तो मैं उनके साथ बैठ के थोड़ा सा हाइलाइट्स देख लेता हूं, बट आई डोंट लाइक क्रिकेट दैट मच। हाँ जी, डेरिवेशन पार्ट क्लियर हो गया। बस 2 बार तुमने यहाँ पर क्या लगाया, ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया है, 2 ट्राइंगल, एक वाला ट्राइंगल एक वाला ट्राइंगल। विच गेम यू लाइक सर, आई लाइक F1, फॉर्मूला 1 मैं पसंद करता हूँ, मैं फॉर्मूला 1 देखता हूँ यार, ठीक है, उसमें थोड़ा टेक्निकलिटी होती है तो मजा आता है उसे देखने में, फुल ऑन इंजीनियरिंग का यूज होता है।
ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूँ करने के लिए। अभी अभी कर लोगे तो ये पूरा कंसेप्ट तुमको याद रह जाएगा। ठीक है, शुड वी डू अ क्वेश्चन? हाँ, आप लोग सीधे सीधे फॉर्मूला याद करना, सीधे ये फॉर्मूला याद करना। ठीक है, चलो खेलने के तो मैं खेल तो सभी लेता हूँ यार, उसमें क्या है, वो बात अलग है, 0 पे आउट हो जाए तो क्या हो गया। नहीं है, मैं अच्छा खेलता हूँ, खेल लेता हूँ, मैं सब खेल लेता हूँ। हाँ, बट बैडमिंटन मुझे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है, बैडमिंटन मुझे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है, और F1 देखना ज्यादा अच्छा लगता है। क्रिकेट से ज्यादा मैं प्रेफर करूंगा बैडमिंटन को। ठीक है, बस एक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर दो बस। दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज सॉल्व दिस वन। और उसके बाद आज की क्लास खत्म करेंगे, हम सभा खत्म करेंगे आज की। तो क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द लेटरल शिफ्ट ऑफ लाइट रे is when it passes through a when it passes through a parallel glass slab of thickness 10 centimeter placed in air. The angle of incidence in air is 60 degree and the angle of refraction in glass is 45 degree. आपको निकालना है d का वैल्यू, लेटरल शिफ्ट कितना हो रहा है। यू हैव द फॉर्मूला विद यू, है ना? बिल्कुल रुद्र, अभी देख लेना बेटा, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, फॉर्मूला देख लो बेटा, बिल्कुल। दिस इज द फॉर्मूला विच यू हैव टू यूज। ये फॉर्मूला सीधे याद रखना है बेटा स्टूडेंट्स, यू हैव टू क्रैम दिस फॉर्मूला एंड यूज दिस फॉर्मूला टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा बेटा, परेशान मत हो, नहीं लिखा है तो पीडीएफ मिल जाएगा आपको। हाँ जी, फाइंड द लेटरल शिफ्ट ऑफ लाइट रे व्हाइल इट पासेस through a parallel glass slab of thickness 10 centimeter placed in air. The angle of incidence in air is 60 degree and the angle of refraction in glass is 45 degree. T दे दिया 10 सेंटीमीटर, I दे दिया 60 डिग्री, R दे दिया 45 डिग्री। सीधे सीधे वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लो। ठीक है, ट्यून्स के लिए यस, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। नए जियो क्रिकेट पैक, जियो फोन ऑफर, नए। भाई क्या हो रहा था ये अभी? 10 और साइन ऑफ यहाँ पर तो मेरे ख्याल से 60 माइनस 45 डिवाइड में कॉस आर। कॉस आर कितना है बेटा? कॉस 40 के अधिकतम प्रयासों को पार कर लिया है। जन्नत म्यूट हो जा बेटा, मुझे सभी को म्यूट करना पड़ गया है। हाँ, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी यार? 10 और ये 1/√2 तो 10√2 साइन 15, तो ये आंसर आपका आएगा 10√2 साइन 15 डिग्री। अब बेटा काफी लोगों को अब नीट में मान लो कभी क्वेश्चन को हार्ड करना है तो साइन 15 की वैल्यू कैसे निकाली जाए, काफी बच्चों को यही दिक्कत आएगी। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला याद होगा ट्रिग्नोमेट्री में, नहीं तो इसे याद रखना, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, है ना? ये फॉर्मूला पढ़ाया गया आप लोगों ने बच्चे। ये सेंटीमीटर मीटर में चेंज करना ही नहीं करना, वो बात की बात है ना, सेंटीमीटर में रख लिया अभी, वो तो ऑप्शन के हिसाब से मिलेगा ना। पर अभी यहाँ पर साइन 15 कितना निकालना है ये निकालना सीखना है। साइन 15 कैसे निकालेंगे? साइन 15 कैसे होता है? 60 माइनस 45 ना। क्या ये साइन 60 कॉस 45 माइनस कॉस साइन 45 कॉस 60, इसको सॉल्व करो। √3/2 इंटू 1/√2 माइनस 1/√2 इंटू कॉस 60 1/2, तो बेसिकली √3 माइनस 1/2√2, है ना? ये वैल्यू तुम्हारी किसकी आ गई? साइन 15 की आ गई। ठीक है गाइस, तो कभी कभी ये बहुत रेयर होगा आपसे ऐसा सवाल, मतलब कि आपके उसमें आए एग्जाम में, बट कभी अगर टफनेस लेवल बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। वैसे इस साल तो नीट बहुत ही ज्यादा कंपेरेटिवली बहुत ही ज्यादा इजी दिया था। ठीक है, अब ये वैल्यू आप पुट करके सॉल्व कर सकते हो, है ना? 10√2
into your √3 - 1 by 2√2. Now you can get the answer. भाई कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो याद रखना नीट में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है बेटा। ठीक है ना, इन नीट द कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। ठीक है, मैं आईपीएल यार नहीं, मैं आईपीएल नहीं देखता यार, है ना, घर वाले देख लेते हैं उनके साथ बैठ जाता हूँ, बट ऐसा नहीं है, मैंने देखता नहीं कुछ खास। तो 5 माइनस √3 - 1 कितना आ रहा है यार, ये वैल्यू समथिंग √3 कितना होता है 1.73, तो 1.37, तो 5 × 0.73। जो कैलकुलेशन तुम्हें खुद से करनी चाहिए। √3 कितना होता है 1.73 होता है ना यार, तो -1.73 × 5 करना, कितना वैल्यू आ रहा है ये, यस 3.65 सेंटीमीटर। लो जी आंसर आ गया। वैसे तो आपको इतनी सिंपल क्वेश्चन दे देगा वो, 60-30 दे देगा, 60 दे देगा, 30 दे देगा, तो ज्यादा आसान हो जाएगा करने के लिए आपका। ठीक है ना, चलो तो आज के लिए फिर इतना ही है। डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। आपने 10 मिनट एक्स्ट्रा वेट किया, थैंक यू।